और इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे जी का मंच पर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। साथ ही साथ भारत एक्सप्रेस के मैनेजिंग एडिटर मिहिर रंजन जी का भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, हम सेना पर चर्चा करेंगे और विकसित भारत 2047 के परिदृश्य में किस तरह से भारतीय सेना ने अब तक योगदान दिया और क्या भूमिका रहने वाली है, इस पर हम लेफ्टिनेंट जनरल पांडे जी से चर्चा करेंगे। ओवर टू यू मिहिर जी। थैंक यू स्वाति। सबसे पहले तो जनरल पांडे सर का बहुत बहुत स्वागत और आभार कि उन्होंने अपने व्यस्त शेड्यूल में से टाइम हमारे लिए भारत एक्सप्रेस के लिए निकाला है। और जो हमारा ये थीम है विकसित भारत 2047 का, और जो हमारा टॉपिक है राष्ट्र प्रथम, उनसे बेहतर मुझे लगता नहीं कि कोई और इस बात को डिफाइन कर सकता है। सबसे ज्यादा कह सकता हूं कि 7 बार से ज्यादा वो कश्मीर में अलग अलग ओहदों पे उन्होंने काम किया, देश की सेवा की, और न जाने कितनी बार गोलियां और कितनी बार दुश्मन, उनसे कह सकता हूं मैं कि मिलीमीटर और सेंटीमीटर के फासले से ऐसे गया जैसे मौत गई हो। तो सर बहुत बहुत आभार और थैंक यू कि आप हमारे साथ भारत एक्सप्रेस के इस कॉन्क्लेव में बैठे हुए हैं। आपने 40 साल से ज्यादा वर्दी पहनी, भारतीय फौज की सेवा की। राष्ट्र प्रथम जो हम कह रहे हैं वो आपके नजरिए से क्या है राष्ट्र प्रथम? और मैं चाहूंगा कि अपने एक्सपीरियंस से ही नहीं, बल्कि यहां पर जो नौजवान बैठे हुए हैं, जो यंगस्टर्स हैं, और हमारे भारत एक्सप्रेस के माध्यम से जो करोड़ों लोग अभी इस वक्त हमें देख रहे होंगे, उनको समझाइए कि राष्ट्र प्रथम क्या होता है और क्या होना चाहिए। माइक इज ऑन। या सर प्लीज। थैंक यू मिहिर, थैंक्स। आपका बहुत धन्यवाद, आपने आज इस फंक्शन के लिए बुलाया। और आई कैन सी जुनेद, ओह आई एम सरप्राइज्ड। ओके, थैंक यू फॉर कमिंग। राष्ट्र प्रथम मेरे ख्याल से एक ये कैचवर्ड, एक फ्रेज कुछ 10-12 साल पहले बना, बट ये मेरे दिल में और मेरे दिमाग के अंदर तकरीबन कई सालों से, कई दशकों से रहा। और मेरी जो डीपी होती थी, जब पहले बार मोबाइल आया तो सबसे पहली चीज उसके अंदर मैंने नेशन फर्स्ट और राष्ट्र प्रथम का डीपी लगाया हुआ था। मगर जो राष्ट्र की परिभाषा है और नेशन की परिभाषा है, दोनों काफी अलग है। और लोग ये नहीं समझते, क्योंकि नेशन एक वेस्टर्न कंसेप्ट है, एक बड़ा लिमिटेड कंसेप्ट है, जिसके अंदर एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग, एक तरह के कल्चर वाले लोग और एक तरह की भाषा, परिवहन जैसा होता है रहने का, उनके साथ एकजुट होकर के रहना और कंट्रोल करने की का माध्यम है। मगर राष्ट्र जो हमारे वेदों के हिसाब से, और खास तौर से कौटिल्य ने जब बोला, तो राष्ट्र एक बहुत ब्रॉड फिनोमेना है, जिसके अंदर कई लोग, कई किस्म के कल्चर, कई किस्म के भाषाएं एक साथ एकजुट करके रहते हैं, और एक ये बाउंड्री से बंधित नहीं होता है। इसलिए हमारा देश तकरीबन 1300-1400 सालों पहले काफी इलाकों में फैला हुआ था। जो आज की जो हमारी सीमाएं हैं, ये सीमाएं इतनी सीमित नहीं होती थी, बट काफी चारों तरफ फैली होती थी। और ये जो धारणा थी, ये किताबें पढ़ने से धीरे धीरे आपके दिमाग में चलता है। और मुझे ये लगा कि अगर आपने अपने आप को अपना समर्पण देना है, जो एक अल्टीमेट समर्पण होता है, वो राष्ट्र के नाम पे होता है, नेशन के नाम पे होता है। वो मेरे ख्याल से जब मैं कहीं 10वीं, 11वीं, 12वीं के अंदर था, वो मेरे दिमाग में था। और इसलिए मुझे सबसे अच्छा और शॉर्टेस्ट रास्ता जो मुझे लगा वो था फौज का, मिलिट्री का, और वो मैंने ज्वाइन किया। और 42.5 साल मैंने वर्दी को दिया है, और 2 साल तकरीबन रिटायरमेंट के होने को आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं अभी भी कहीं रुकने का नाम लेना चाहता हूं। देश के लिए हमेशा काम करना चाहता हूं। जी सर, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये तो मतलब थियोरेटिकल बात आप लोगों को लगती होगी कि राष्ट्र प्रथम की जो बात इन्होंने की, देश, राष्ट्र और ये मुल्क किसी फौजी के लिए कितना प्यारा है और पांडे सर के लिए कितना दिल के करीब है, उसके मैं 2 इंस्टेंसेस आपके परमिशन लिए बगैर सर मैं बताना चाहूंगा। सर की शादी फिक्स थी, लड़की वालों के घर में सारे मेहमान आए हुए थे, और सामने एक ऑपरेशन आया, ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ करना था।
सर ने अपनी शादी कैंसिल कर दी। उनके पास पूरा मौका था, ऊपर के अधिकारी चाहते तो ये आराम से छुट्टी पे जा सकते थे, लेकिन इनको लगा कि मुल्क की सेवा करना, ये राष्ट्र की सेवा और राष्ट्र प्रथम सिर्फ कहने से नहीं करने से होता है, इसीलिए इन्होंने अपनी शादी कैंसिल कर दी। वो शादी फिर बाद में हुई। ये अलग बात है कि जिनसे इन्होंने शादी की उनके फादर भी 1971 के वॉर हीरो थे, कर्नल पंजाब सिंह, उनको भी वीरता के लिए नवाजा गया हुआ था। तो ये एक इंस्टेंस है कि आप अपनी प्रायोरिटी राष्ट्र के लिए कितना ज्यादा मानते हैं। दूसरा वाकया सर की लाइफ में है, सर की मां का देहांत। जिन्होंने जन्म दिया उनका देहांत हो गया। सर गोरखपुर के रहने वाले हैं, पांडे साहब हैं, और उनकी 13वीं होनी थी, लेकिन इन्होंने 3-4 दिन बाद ही, उस 13वीं से पहले ही वहां से वो निकल गए अपने यूनिट में वापस, क्योंकि कुछ ऐसा काम था, कुछ ऐसा ऑपरेशन था जिसके लिए इनकी जरूरत थी। तो इस जज्बे के लिए, इस जुनून के लिए सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि यही राष्ट्र प्रथम है। सर अब मैं रिसेंट टाइम में आता हूं। अभी हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर देखा, और चूंकि हम 2047 की बात कर रहे हैं इसलिए बड़ा मौजूद है ये टॉपिक। उसमें एक चीज की बार बार चर्चा हुई, वो था आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया। हमने जो वेपन्स इस्तेमाल किए, ब्रह्मोस से लेकर आकाश, और जो हमारे ड्रोन्स थे वो भी स्वदेशी थे, अपने तकनीक वाले थे। और हमने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना कि 22 मिनट में हमने वो टारगेट अचीव कर लिया जो मुल्क, जो हमारी फौज चाहती थी। आप इसको आज की तारीख से 2047 के कॉन्टेक्स्ट से मुझे बताइए कि 2047 में जब हिंदुस्तान एक विकसित भारत होगा तो हमारी डिफेंस फोर्सेस आत्मनिर्भरता के मामले में कितनी आगे बढ़ चुकी होगी? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज मैं रिटायर हो गया। मैं बिल्कुल एक पूरी श्योरिटी के साथ ये बता सकता हूं कि आज भी, कभी भी आपकी जो भारत की सेना है वो आपको लेट डाउन नहीं करेगी। कभी भी कोई भी मौका आएगा तो हमेशा अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है और रहेगी। ऑपरेशन सिंदूरी नहीं एक मौका है, कारगिल की लड़ाई हुई, जम्मू कश्मीर के अंदर जो इंसर्जेंसी थी, नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी थी, उससे पहले 71 की लड़ाई थी, 65 की लड़ाई थी, 47-48 की लड़ाई थी। साजो सामान न होने के बावजूद हमने अपने मिशन को कामयाब किया, भले ही हमारे कई देश के सैनिक और ऑफिसर्स शहीद हो गए उसके लिए। तो आपकी देश की सेना हमेशा आपके साथ रहेगी। कई लोग बात करना चाहते हैं आत्मनिर्भर भारत की, और उनको ये लगता है कि आज प्रधानमंत्री ने लाल किले से अनाउंस किया कि आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए और वो कल को सभी कुछ आत्मनिर्भरता के ऊपर आ जाएगा। डिफेंस की दुनिया में, मिलिट्री इंडस्ट्री की दुनिया में ये चीज बहुत ही मुश्किल होती है, उसके अंदर समय लगता है, और वो समय कॉलेज, स्कूल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के, और जब उस बहुत नीश टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक हथियार को बनाना होता है, उसके अंदर कई डिकेड्स लगते हैं, कई दशक लगते हैं। चाइना हमसे 2-3 दशक इसलिए आगे है क्योंकि उसने ये सारी कार्रवाई 1970 और 1980s के अंदर शुरू करी थी। अमेरिका हमसे कई दशकों से नहीं, कम से कम एक सेंचुरी से इसलिए आगे है क्योंकि उसने ये कार्रवाई जो है 100 साल, 150 साल से पहले से चलाई है। और जैसे ही हमारे भारत का राइज होगा, वो उसके पीछे एक घर्षण लगेगा, एक फ्रिक्शन होगा जो बाकी देश हैं वो आपको करने नहीं देंगे। मगर इसी छोटे से समय के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो मैं आपको ये बताऊं कि हमारे देश के अंदर तकरीबन 10 साल पहले जो एम्युनिशन की कमी थी, जो इक्विपमेंट की कमी थी, जो एक लोअर एंड से लेके मिडिल एंड का सामान की कमी थी, वो तुरंत की तुरंत पूर्ति हो गई है। मगर जो ये आत्मनिर्भरता, हम जो एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के मामले की बात कर रहे हैं, उसके अंदर भी हम तकरीबन कोई 10-15 साल का हमने गैप कवर किया है। मगर 2047 के अंदर मैं आपको यकीन बताता हूं, अगर जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं और जिस तरह की हमारी एक कंपल्शन है, हमारे फोर्सेस को भी फोर्स कंपेल किया जा रहा है, हमारी जो कॉर्पोरेट्स हैं, डिफेंस पीएसयूज हैं, उनको ये कंपेल किया जा रहा है कि आप हमारे देश में ये सामान बनाए जो बाहर के देशों में बनता है। जिस तरह ट्रांसफर टेक्नोलॉजी करी जा रही है, इनफैक्ट रफेल जो साइन हुआ है, 114 में से 90 रफेल हमारे देश के अंदर बनाए जाएंगे। भले ही उनके इंजीनियर मंगाएंगे, मगर एक जो इकोसिस्टम बनता है एजुकेशन का, एक एसएमईज का और एक एमएसएमईज का, वो जब ये लार्ज होगा, एक एक्सपीरियंस होगा, तो हमारे देश उस रास्ते पे बहुत तेजी के साथ चलेगा। और 2047 मुझे लगता है कि हम उससे पहले ये अपना एक आत्मनिर्भरता की जो बात करते हैं, हम उसको
कर सकते हैं। जी सर, ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है, चूंकि आप जनरल रहे हुए हैं, आपने फौज को कमांड किया है, बहुत हलकों में ये सवाल आया कि जितनी जल्दी लड़ाई खत्म हो गई वो थोड़ा सा और होना चाहिए था, पाकिस्तान को और सबक सिखाना चाहिए था। आप युद्ध चाहते हैं कि युद्ध लिंगर होना चाहिए था, या आपको लगता है कि सही टाइम पे खत्म कर दिया? देखिए, मैं अपने दिमाग से, दिल से और शरीर से फौजी हूं। एक फौजी हमेशा चाहेगा कि लड़ाई न हो, क्योंकि मैंने हमेशा मैंने बहुत नजदीक से मौत देखी है, घमासान देखा है, डिस्ट्रक्शन देखा है। और ये जो मौत होती है, डिस्ट्रक्शन होता है, एक जो बिल्डिंग होती है या कुछ सामान होता है वो आप खरीद सकते हैं, बना सकते हैं। जो मौतें होती हैं वो बनाई नहीं जा सकती हैं। मगर जब देश के लिए आता है तो हम लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये जो एक सिस्टम है, लोग समझते नहीं है कि लड़ाई छेड़ना आसान है, लड़ाई को बंद करना बहुत मुश्किल होता है। अभी यहाँ पर इतने पढ़े लिखे और बुजुर्ग और बहुत समझदार संत लोग बात कर रहे थे लड़ाई के बारे में। जब आप लड़ाई के युद्ध में चले जाते हैं, उसको बंद करना बहुत मुश्किल होता है। मुझे लगता है कि यही नहीं, कारगिल के दौरान भी जो कई डिसीजंस लिए गए, उसको बोलते हैं एक स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट के। और इवन इन ऑपरेशन सिंदूर हमको एक मिशन मिला था, हमें एक एस्केलेशन कंट्रोल करना था, हमें एक पनिशमेंट करनी थी। उस पनिशमेंट के बाद में हमने अपनी लड़ाई को रोका और अपने देश के प्रगति के ऊपर, प्रोग्रेस के ऊपर फोकस किया। ये बहुत जरूरी है कि आप इस चीज को अपने कंट्रोल में रखें कि आप लड़ाई कहां खत्म करें। मिशन ऑब्जेक्टिव बनाना बड़ा आसान है, उसको अचीव करना बहुत मुश्किल है, और उसके आगे उस गोल को आगे बढ़ते नहीं देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अभी यूक्रेन रशिया का वॉर देखिए, रशिया ने सोचा था कि कुछ दिन में, कुछ महीने में खत्म हो जाएगा, 4 साल हो गया, अभी लड़ाई नहीं खत्म हुई है। इजराइल ने सोचा था कि हमास को हम 1-2 हफ्ते के अंदर खत्म कर देंगे, आज भी लड़ाई चल रही है। बट मुझे लगता है कि हमारी जो लीडरशिप है वो एक सूझबूझ अपने देश के लिए प्रगति के रास्ते पर चलना चाहती है, लड़ाई के रास्ते पर नहीं चलना चाहती है। सेना बहुत जरूरी है लड़ाई को बंद रखने के लिए। और कई लोग इस चीज के, आज बहुत शास्त्र के बारे में बात हो रही थी, तो मैं ये बताना चाहता हूं, शास्त्र भूलेंगे तो संस्कृति खो देंगे, शस्त्र छोड़ेंगे तो राष्ट्र खो देंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि शास्त्र, क्योंकि ये लोग बहुत गणमान्य व्यक्ति हैं, बहुत सोच समझ वाले हैं। मैं ये कितनी भी बात प्रधानमंत्री से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बोलें, मगर उनको ये जरूर बोलें कि आप शास्त्र की तरफ चलें, सिविलाइजेशन की तरफ चलें, संस्कृति की तरफ चलें, मगर शस्त्र का ध्यान जरूर रखें। एक विकसित भारत 2047 तभी मुमकिन है जब आपके पास में सुरक्षित भारत है, सशक्त भारत है। सर, आप अभी चूंकि इजराइल और फिर हमास और बाकी चीजों, हमने देखा है कि इस बीच में लड़ाइयां जो होती हैं उसके लिए बॉर्डर जरूरी नहीं है, मतलब 2 ऐसे मुल्क आपस में भिड़े होते हैं जिनकी सीमाएं लगती नहीं है। इस तरह के टाइम पे हिंदुस्तान को किस तरह से प्रिपेयर होना चाहिए 2047 के लिए, अगर ऐसी सिचुएशन कभी हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो? या देखिए, कई बार क्या होता है कि हमारा देश, और खासतौर से जो हमारी पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट है, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स है, हमारी खुद की सीनियर मिलिट्री लीडरशिप भी होती है, कई बार दूसरे जगह की लड़ाइयों से बहुत सीख लेती है, राइट। मगर कई बार ये सीखें बहुत गलत रास्ते पे चली जाती हैं। हमारा देश जो मॉडर्न लड़ाई है, आज की लड़ाई है, वो दूर के मार की टेक्नोलॉजी की असलाह की लड़ाई है, जिसमें हाई एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होकर के, ड्रोन्स, मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करके दूर के देशों में, आप ईरान और इजराइल के बॉर्डर के बीच का फासला 1500 किलोमीटर है, और जहां से वो मिसाइल मार रहे हैं, दूसरी तरफ मार रहे हैं, वो 2000 का फासला है। नॉर्थ कोरिया के ऊपर लोग हमला इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उसके पास 400, 4000, 5000 दूर की मार करने की क्षमता है। शाहिद मिसाइल जो आज ड्रोन फायर हो रहे हैं, उसके पास 1500 से 2000 दूर जाकर के मारने की क्षमता है। ये सारी क्षमताएं बहुत जरूरी हैं, और ये फ्यूचर की लड़ाई है डिटरेंस के लिए, कि आज अगर आप हमारे देश के अंदर कुछ काम करेंगे गलत, तो मैं पाकिस्तान की कुछ स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, जहां जहां भी आप छुपोगे वहां पे हम घुस के मारेंगे हवाई के रास्ते पे। तो ये टेक्नोलॉजी का बहुत जरूरी है इस्तेमाल। मगर हमारे देश के अंदर जहां पे एक्टिव बॉर्डर्स हैं, जहां पाकिस्तान के साथ लगती सीमा है, चाइना के साथ लगती सीमा है, वहां पे टेक्नोलॉजी जरूरी है, मगर एक एम्पावरमेंट, एक एनेबल करने के लिए है, मगर वो एक ह्यूमन रिसोर्स को स्विच नहीं कर सकती। तो हमारी देश का जो एक ह्यूमन रिसोर्स एलिमेंट है, फौजी है, सोल्जर है, उसके ऊपर भी उतना ही एक बैलेंस बहुत जरूरी है।
नंबर्स के हिसाब से। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास एक बैलिस्टिक मिसाइल है इसलिए मैं एक बटालियन कम कर दूंगा, मेरे पास 100 टैंक है तो मैं एक इसलिए बटालियन कम कर दूंगा, क्योंकि जो हमारे बॉर्डर्स हैं वो पहाड़ी रास्ते के हैं, दुर्गम रास्ते के हैं, वहां पे टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है। आपके पास कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी हो मगर आप जंगल के अंदर घुस के लड़ाई नहीं कर सकते। कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी है, ईरान को जब चेंज करना होगा रजीम को तो अमेरिका को और इजराइल को बूट्स ऑन ग्राउंड डालना पड़ेगा। सर, आप चूंकि लड़ाई की बात कर रहे हैं और ये डिस्टेंस नहीं, कई बार आमने सामने की भी लड़ाई होती है। अभी रिसेंटली एक बड़ी कंट्रोवर्सी रही, आपको भी मेरे ख्याल से जानकारी होगी ही। जनरल नरवणे की किताब आई और उस किताब में एक तरह से ये बताया गया और जो लिखा है, जो अनपब्लिश किताब है, कि चीनी टैंक हमारी तरफ बढ़ रहे थे, हमारे फौजी जो उनके सामने खड़े थे वो निर्णय लेने के लिए ऊपर, वहां पे लेफ्टिनेंट जनरल वाई जोशी साहब की बात है कि उन्होंने ऊपर सेनाध्यक्ष जी से कहा, वो ऊपर पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए संपर्क करने में लगे हुए थे और उनसे आदेश चाह रहे थे कि निर्देश। आपसे मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है कि आपने भी अपने करियर टाइम में वैसे सिचुएशन फेस किया होगा, एक्चुअली होता क्या है? क्या सामने से जो टैंक बढ़ते हुए आ रहे हों और आपकी सरहद पार करके आपके तरफ घुस जाए तो क्या आप ऑर्डर के लिए इंतजार करेंगे या फिर आप अपने हिसाब से देन एंड देयर फैसला करते हैं? यह बड़ा सेंसिटिव आपने सवाल पूछा है मगर इसका जवाब भी बहुत जरूरी है। सबसे पहली दो चीजें इसके अंदर निकल के आई हैं। कई लोगों ने ये बोलना शुरू किया कि क्या मिलिट्री वेटरन्स को किताबें लिखनी चाहिए कि नहीं लिखनी चाहिए। मुझे लगता है कि जितनी किताबें लिखी जाएं वो कम है और हमारे देश के अंदर किताबें कम लिखी जाती हैं क्योंकि वो एक्सपीरियंस है, एक पहलू है, एक सोच है, उसके ऊपर एनालिसिस होनी चाहिए, उसी के ऊपर, उसी के बिना के ऊपर एक देश आगे चलता है और नेशनल सिक्योरिटी के रास्ते पे चलता है। मगर जो आप बात कर रहे हैं कि टैंक चलते चले आ रहे हैं, आपने आगे बताना है, परमिशन लेनी है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। आज हमारे पास जो सैनिक है उसके पास फायर खोलने का आदेश उसकी जेब में नहीं है, उसके दिमाग में है। उसको जरूरत पड़ेगी फायर खोलेगा और वो, मैं कोर कमांडर रहा हूं, हमारी सीज फायर का आदेश पास हुआ था पाकिस्तान के साथ में। 4 या 5 बार ऐसा मौका हुआ कि पाकिस्तान के लोगों ने कुछ गलत हरकत करने की कोशिश करी, हमारे जवानों ने मुझसे बिना पूछे फायर किया और कोई भी उसके अंदर कोई बातचीत नहीं हुई। ये जो माहौल है, आप एक पीस टाइम इलाके के माहौल की बात कर रहे हैं जहां कुछ महीने पहले गलवान की स्थिति के अंदर कुछ ऐसा हादसा हुआ था जिसके अंदर 40-50 सैनिक चाइना के मारे गए थे और 20 हमारे देश के सैनिक शहीद हुए थे। और ये कोई जरूरी नहीं है कि हम एक सिचुएशन ऐसा आने दें जहां पे वो लड़ाई का माहौल हो जाए और तुरंत सबकी सब फौजें डिप्लॉय हो जाए। ना वो चाइना चाहेगा ना हम चाहेंगे, ठीक है। मगर क्या होता है जब ये नेशनल सिक्योरिटी लेवल की बातें होती हैं, जो कोई चीजें हरकत होती है वो हर लेवल के ऊपर मैनेज करनी बहुत जरूरी होती है, डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये जो एक्शन, लोकल ग्राउंड एक्शन एक चाइनीज टैंक कर रहे हैं, क्या वो लोकल एक्शन है बिना प्रॉपर क्लियरेंस के या एक वो टेस्ट बेड है, वो टेस्ट कर रहे हैं आपकी क्षमता को, आपकी उसको पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं। ये सब चीजें एक टैक्टिकल लेवल के ऊपर आपने सामने दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे को मॉरल डोमिनेशन के लिए करती हैं। ओके। और इसको आउट ऑफ आपके हाथ से बाहर ना निकल जाए, इसलिए आगे पीछे जो मैसेजिंग होती है, इंफॉर्मेशन होती है, वो बहुत जरूरी है। तो उस टाइम पे अगर जनरल नरवणे ने ऊपर फोन किया, लोगों को बताया, उसके अंदर जयशंकर साहब को बताया, जो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी के लोग हैं उनसे बातचीत करी, ताकि एक इन्फॉर्मेशन रहती है। ये इन्फॉर्मेशन फ्लो, ये कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा हो कि हम एक टैक्टिकल एक्शन कर दें और दो देश लड़ाई के कगार पे चले जाएं। आपको ये देखना है, मैंने पहले फिर से बताया कि सुरक्षित भारत, सशक्त भारत, और अगर आपने 2047 का फोकस रखा हुआ है तो लड़ाई के रास्ते पे जाके नहीं होगा। आज अमेरिका की जो सिचुएशन है वो इसलिए है कि वो 4-5 ऐसी लड़ाइयों में घुसा हुआ है कि वो आज उसकी एक हालत थोड़ी कमजोर है और चाइना उससे कैप्चर कर रहा है। तो आपने ये सोच के चलना है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि एक सीनियर लीडर अपने पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक एनवायरनमेंट को बता के रखे कि ऐसा सिचुएशन है और आप लोग तैयार रहें, लड़ाई होने की भी संभावना है और हो सका तो हम मैनेज कर देंगे। इवेंचुअली क्या हुआ, वो कुछ आदेश आने से पहले ही ये सब चीजें मैनेज हो गई। ठीक सर, एक आखिरी सवाल, इस तरह की जानकारी जब आप सेंसिटिव पोस्ट पे बैठे होते हैं तो बहुत सारे मौके आए होंगे जब कोई डिसीजन मेकिंग बात होगी जिसमें दो मुल्कों के बीच के रिलेशन आगे पीछे हो सकते हैं।
इस तरह की सेंसिटिव जानकारी को जब आप वर्दी उतार देते हैं, जब आप रिटायर हो जाते हैं, तो किताबों में लिखना और पब्लिक डोमेन में लाना आपको कितना सही लगता है, कितना गलत लगता है? नहीं, बिल्कुल सही लगता है, डालना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इस किताब में नहीं डालेंगे तब तक लोग उससे एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, नॉलेज नहीं पाएंगे, और जब ये दोबारा कोई ऐसा मौका आएगा तो आप उसके साथ से आप उस गेम को मैनेज नहीं कर पाएंगे। इट्स अबाउट एक्सपीरियंस लेसन्स, ये बहुत जरूरी है कि आपको शेयर करना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमारे इस कॉन्क्लेव में आने के लिए और सेशन में अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।